तो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ टॉपिक एस ब्लॉक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर एक पार्ट है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो, मतलब कुछ ऐसा नया कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ने वाले हो एस ब्लॉक के अंदर, इवन इन पी ब्लॉक ऑल्सो। तो इस चैप्टर के अंदर एस ब्लॉक को जो मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को एक साथ दो ग्रुप्स पढ़ाने वाला हूँ। मतलब एल्कली मेटल्स इसका जो पार्ट है और एल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे एनसीईआरटी की बुक में जब आप पढ़ोगे तो एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी अलग साइड लिखी होंगी, एल्कलाइन की अलग लिखी होंगी। बट जब मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, तो मैं एक साथ दोनों को पढ़ाऊंगा, एल्कली मेटल एज वेल एज एल्कलाइन अर्थ मेटल को। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, एल्कली मेटल्स की मतलब जो हमें बेसिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, तो प्रॉपर्टीज को हम लोग एक साथ कलेक्टिवली पढ़ेंगे। क्योंकि कलेक्टिवली पढ़ने से फायदा ये होगा कि हमको जैसे कि याद है कि एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने देखा होगा लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे बना रहता है, वो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे जो एलिमेंट लिखे होते हैं वो लीना की रब से फरियाद, हम लोग ऐसे याद करते हैं ना, लीना की रब से फरियाद। और दूसरा हम लोग याद करते थे बेटा मांगे कार, दूसरे साइड लिखा होता था जस्ट बगल में, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी हो या फिर लीना की रब से फरियाद हो, इन दोनों के एटॉमिक नंबर तो आपको याद होंगे कि भाई इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, बाकी याद करने के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। बट अगर आप ये याद रखो कि इसमें 8 ऐड करना है तो ये 11 हो जाएगा, फिर 8 ऐड करना है तो 19 हो जाएगा, फिर 18 ऐड करना है तो 37 हो जाएगा, फिर 18 ऐड करना है तो 55 हो जाएगा, फिर 32 ऐड करना है तो ये 87 हो जाएगा। इसी तरह से बाकियों में भी ऐड करोगे तो ये 4 से ये 12 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा और ये 88 हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हो गए। अब जब आप इनके एलिमेंट के एटॉमिक नंबर निकाल लोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप ये सब कर ले जाओगे। तो यहां हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस ब्लॉक के अंदर, चाहे वो एल्कली मेटल हो और चाहे वो एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ये एल्कली मेटल्स हैं और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम लोग जो स्टडी करेंगे वो कलेक्टिवली प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी स्टडी अबाउट एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज में मैं अगर आपसे पूछूं कि ग्रुप में डाउन जाने पर एटॉमिक साइज के साथ क्या होता है, तो आप मूर्खों की तरह कोई आंसर नहीं करोगे। मुझे पता है कि पीरियोडिक टेबल आपने रिवाइज नहीं किया होगा। तो एटॉमिक साइज डाउन टू द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होगा, इंक्रीज होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब साइज बढ़ जाएगा तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, आप बोलोगे सीजियम का। फिर इसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम में सबसे बड़ा साइज बेरियम का होगा। तो ये कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आप ऑलरेडी जानते हो प्रॉपर्टीज के बारे में, बट यहाँ पर अपन को लगा के दिखाना है किस पर, एस ब्लॉक के एलिमेंट पर। एमपीबीपी क्या होते हैं, आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चलता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर कैसे चलता है, डेंसिटी कैसे चलता है, कंडक्टिविटी कैसे होता है, फ्लेम टेस्ट कैसे देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे होते हैं, क्या ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं और बना सकते हैं तो कौन से, रिएक्टिविटी किस तरह से होती है, अगर रिएक्टिविटी हो रही है तो रिएक्शन ये एयर के साथ कैसे करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे, हैलाइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, नाइट्राइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, और इसमें सॉल्युबिलिटी वगैरह क्या होगी। तो ये कुछ बेसिक स्टडी हमको करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पार्ट नंबर 2 दैट इज कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे एस ब्लॉक के। ज्यादा कंपाउंड्स नहीं है, हमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इनको पढ़ना है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट, स्लेग लाइम, क्विक लाइम, ये बेसिक कुछ कंपाउंड्स के बारे में, कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो मैं मेन्यू कार्ड आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। पीओपी क्या होता है, तो ये सब चीजें हैं। चैप्टर बड़ा नहीं है और चैप्टर टिपिकल भी नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि आप याद कितना रख पाते हो, और याद करने के लिए मैं जो क्लास के अंदर बोल रहा हूं ध्यान से आपको सुनना है, इसी लेक्चर को बार बार आपको सुनना है, बस सुनना है। ये नोट्स तो आप बना लोगे, नोट्स को बनाने के बाद भी आप ये काम कर सकते हो कि रात में सोते टाइम इसी लेक्चर को आप सुन लो।
जहां से मैं ये जब चैप्टर इनिशिएट कर रहा हूँ पढ़ाना, वहां से अगर आप सुनते रहोगे डेली डेली तो भी आपको एस ब्लॉक हाइड्रोजन चैप्टर जैसे ये थ्योरी वाले चैप्टर याद हो जाएंगे कि किसका क्या कंपाउंड होता है, कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है। ये सारी कहानी यहाँ हम लोग स्टडी करेंगे। जो काम एस ब्लॉक में करेंगे वही काम पी ब्लॉक में करेंगे। पी ब्लॉक में कुछ बच्चे P1 और P2 पढ़ेंगे, बाकी बचे हुए जो बच्चे हैं ड्रॉपर वाले वो बाकी P3 P4 P5 P6 को भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ एस ब्लॉक में जो हमारे पास ग्रुप्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेरांशियम, ये जो है वो एल्कली मेटल्स हैं। और दूसरे बचे हुए जो हमारे पास एस ब्लॉक के जो परिवार में है वो कौन है? बेरिलियम फैमिली, जिसको अपन जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। अच्छा, लास्ट वाले एलिमेंट्स को अपन वैसे स्टडी नहीं करेंगे, एफआर को और आरए यानी रेडियम और फ्रांशियम को वी विल नॉट स्टडी। रीजन उसका क्या है कि हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी अपने सिलेबस में नहीं करने वाले। रेडियो एक्टिविटी को हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, इवन इन 12th ऑल्सो। हाँ, थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा दिया जाता है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्लास 12th में, जिसमें आपको वो एटम, न्यूक्लिया, ये सब चैप्टर आते हैं, तो वहां थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिविटी को स्टडी कराया जाता, बट नॉट इन डिटेल। इतना पढ़ा दिया जाता कि रेडियो एक्टिविटी को जानने लगो, पहचानने लगो कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। और इतना तो आप बेसिक तो जानते हो कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें सब्सटेंस जो है वो अपने आप को किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। यहाँ पर उसी फिनोमेना को अपन बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो अपने आप को बदल रहा है। तो यहां मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनो अब मेरी बात को। ये तो पहला पार्ट हो गया। अगर कोई महान बच्चा इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब मैं सीधे सीधे इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आता हूं। पहले मैं बताता हूं इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज या बेसिक प्रॉपर्टीज की, जिसको अपन बोलेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद मैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर आऊंगा, फिर सीधे इनके कंपाउंड्स पे आऊंगा। तो समझो इस बात को कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक। तो सुनना है ध्यान से इस बात को, प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक। अब सुनो, यहां मैं 2 कॉलम कर दे रहा है इस पार्ट के। एक तरफ जो चलेगा वो आप समझ गए होगे, एल्कली मेटल लिखा जाएगा। और दूसरी अब ये जो कॉलम बनेगा ये समझ लो कम से कम 3 पेज का कॉलम बनने वाला है। इस कॉलम के अंदर अपन सारे जितना भी हो सकेगा मैक्स टू मैक्स स्टडी कर डालेंगे। तो एल्कली मेटल, और दूसरे कॉलम में हमारे पास आएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल। सुनो बात, यहां मैं सबसे पहले बात करता हूं इनके फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट जो है ये फिजिकल स्टेट में, मतलब मैं इनके बेसिक की बात करूं तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो आउटर मोस्ट शेल में हम जानते हैं एल्कली मेटल्स के 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यहां पर जो मैं अगर बात करूं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एल्कली मेटल्स का, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है NS1। NS1 क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो है वो NS1 आता है। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब आप एल्कलाइन अर्थ मेटल का तुरंत समझ गए होगे, सर NH2 लिख दीजिए। बिल्कुल सही बात है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो है वो होता है NS2। यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगभग ऐसे 100 पॉइंट्स लिखेंगे अपन। आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप समझ गए होंगे देख के साथ, वो होते हैं 1। और इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल जो कंटेन करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने कंटेन करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये 2, क्योंकि NS2 है। अब जैसे कि हमसे कहा गया कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, तो एक एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। भाई लिथियम का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 3 होता है, 1:2s1।
तो बच्चा यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3 इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2s1। या सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो 1:2, 2s2, 2p6, लास्ट में 3s1। तो गौर करने वाली बात क्या है कि इसमें लास्ट में क्या चलेगा, इससे 2s1 आया, यहाँ 2s1 आया, यहाँ 3s1 आया, तो नेक्स्ट में 4s1 आएगा। इसमें अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल इसमें बेरिलियम से सिलेक्ट कर लिया जाए, एटॉमिक नंबर इज 4। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से किया जाता है 1:2, 2s2। जो हमारे पास 12 मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा तो ये 1:2, 2s2, 2p6 और ये 3s2। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसके अलावा मैं कुछ और प्रॉपर्टीज के ऊपर अब चर्चा करता हूं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे पॉइंट नंबर 3, में सबसे पहले लिखूंगा जो फ्रांसियम है, फ्रांसियम एटॉमिक नंबर जो है इसका 87 होता है, 87 Fr में इसको ऐसे लिखूंगा। ये रेडियो एक्टिव नेचर का है, इज रेडियो एक्टिव। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एस ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने, तो आप बोलोगे 2। एक है हमारे पास एल्कली मेटल की लाइन में और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल की लाइन में। तो इसमें जो है वो रेडियम जो सब्सटेंस है, रेडियम एटॉमिक नंबर अभी मैंने आपको बताया, दैट इज 88 रेडियम, और ये रेडियो एक्टिव नेचर का है, इज रेडियो एक्टिव। पॉइंट नंबर 4 में ये कहूंगा कि ये जो सब्सटेंस हैं, चाहे एस ब्लॉक में S1 के हो चाहे S2 के हो, वो देखने में जो है वो सिल्वरी व्हाइट जैसे दिखाई देता है। तो मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा कि ऑल आर सिल्वरी व्हाइट। ये जो है ये हमारे पास ये भी कैसे हैं, ऑल आर सिल्वरी व्हाइट। तो ये तो इनको ये दिखते कैसे हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कौन इसमें रेडियो एक्टिव है, ये सब बातें हो गई। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ये काफी लेंथी ये पार्ट बनेगा जिसमें हम लोग दोनों को एक साथ स्टडी करने वाले हैं। देखो सर हेलिना की रब से फरियाद वो पूरे सिल्वरी व्हाइट है मतलब? नहीं, हाइड्रोजन को मत काउंट करो, हाइड्रोजन जो है वो हाँ, लीना की रब से फरियाद, हाँ वो सब सिल्वरी व्हाइट है। इसी तरह से बेटा मांगी कार वाले भी सिल्वरी व्हाइट। नेक्स्ट पेज पे देखो, हम लोग अभी और स्टडी करेंगे अभी इसी के बारे में, कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो यहां जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 मैं ये लिखूंगा कि ये जो हमारे पास एल्कली मेटल्स है, हम जानते हैं कि एल्कली मेटल्स जो हैं क्योंकि वो मेटल हैं तो वो सॉलिड में पाए जाते हैं। अब हमें पता है कि अगर ये मेटल है इसका मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टी होगी, लाइक डक्टाइल होंगे, मैलेबल होंगे। बट यहाँ सारे के सारे जो है वो सॉलिड मतलब ज्यादा सॉलिड नहीं होता। ये जो एल्कली मेटल्स वाले जो मेटल्स हैं वो लाइट सॉफ्ट नेचर के होते हैं। जैसे आपको पता होगा पोटेशियम को जो है आप नाइफ से कट कर सकते हो, लिथियम, सोडियम को तो इवन रखा भी जाता है, केरोसिन के अंदर सोडियम को रखा जाता है, हाईली रिएक्टिव नेचर का है। तो ये इसके जो मेटल पाए जाते हैं जनरली इनका जो नेचर होता है वो लाइट सॉफ्ट नेचर का होता है। जनरल नेचर की अगर मैं बात करूं तो जनरली दे आर लाइट सॉफ्ट नेचर के, लाइट सॉफ्ट सॉलिड। बट अगर कंपैरेटिवली मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूं तो वो कंपैरेटिवली मैं इसमें ये लिखूंगा कि कंपैरेटिवली हार्डर। मतलब अगर आपसे पूछा जाए बेरिलियम और लिथियम में कौन ज्यादा हार्डर होगा तो आप समझ गए होंगे क्या आंसर बेरिलियम को देना है। यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो कंपैरेटिवली हार्डर, ये पॉइंट हम लोग बोलेंगे। पॉइंट नंबर 6 हमारे पास ये रहेगा कि ये जो हमारे पास है ये एल्कली मेटल का अगर आप एक साइज जो है, अगर मैं साइज के रिगार्डिंग बात करूं तो साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। अच्छा, मैं यहाँ साइज इंक्रीज होने के साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट और लिखूंगा नोट बना करके। तो साइज जो है वो डाउन टू द ग्रुप बढ़ेगा, तो मैं डायरेक्टली बस इतना लिखूंगा
कि साइज का ऑर्डर क्या है कि लिथियम जो है वो सोडियम से छोटा, और सोडियम जो है वो पोटेशियम से छोटा, पोटेशियम जो है वो रुबिडियम से छोटा, और ये हमारे पास सीजियम। इसके अलावा मैं इसमें इस तरफ में अगर मैं साइज लिखूं तो अब आप समझ गए होंगे कि साइज के रिगार्डिंग जब बात चलेगी तो साइज डाउन टू द ग्रुप बढ़ेगा, यानी किसका साइज बढ़ जाएगा। ये इस तरह के बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन हमसे स्कूल लेवल पे पूछ लिए जाते हैं, और अगर आपको साइज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई तो फिर आप वहां केमिकल बॉन्डिंग के काफी सारे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अच्छा, ये बड़ा रहेगा, ये प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, बट आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए किसका साइज बढ़ रहा है। इवन अगर मैं इसमें बात करूं कि जो बेरिलियम का साइज होता है, हम जानते हैं, अगर मैं इसमें एक बात लिख रहा हूं, देखो एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं, सबसे छोटा जो साइज होता है वो होता है बेरिलियम, मतलब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। बेरिलियम के जो बाद साइज आता है वो आता है लिथियम का। बेरिलियम के बाद कौन आया? लिथियम। अब लिथियम से जो बड़ा होता है वो होता है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से बड़ा साइज जो होता है वो होता है किसका? सोडियम का। और सोडियम के बाद जो साइज चलेगा वो सोडियम के बाद हमारे पास किसका आएगा? कैल्शियम का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही कैल्शियम का साइज आता है, फिर कैल्शियम के बाद जो साइज बढ़ता है, कैल्शियम के बाद साइज बढ़ता है हमारे पास स्ट्रोंटियम का, फिर बेरियम का, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। मतलब अपन को क्या ध्यान रखना है? अपन को ये ध्यान रखना है कि भाई हम जानते हैं कि अलोंग पीरियड चलने पे जो साइज के साथ काम होता है वो होता है डिक्रीजिंग का। अब डिक्रीज का मतलब क्या है कि बेरिलियम जो है वो छोटा होगा लिथियम से, अब ऑब्वियसली मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर सोडियम आ जाएगा। कैल्शियम तक तो कहानी ठीक है, बट कैल्शियम के बाद आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रोंटियम और बेरियम जो है वो किससे बड़े हैं? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबसे जो है ये, मतलब ये छोटे हैं, सॉरी ये हमारे पास छोटे हैं। ये किस किस से छोटे हैं बेटा? ये स्ट्रोंटियम बेरियम जो है वो पोटेशियम, स्ट्रोंटियम बेरियम के बारे में याद रखना कि स्ट्रोंटियम बेरियम जो है दे आर स्मॉलर देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। रुबिडियम सीजियम के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा, बट इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस क्या है, यहाँ पोटेशियम, तो मैं पोटेशियम को रेड मार्क कर दे रहा, खतरे की घंटी है ये कि पोटेशियम जो है वो स्ट्रोंटियम और बेरियम से बड़े साइज का पाया जाता है। तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करता हूं, दैट इज एमपीबीपी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, अब क्योंकि हमको ये बात तो पता है कि ये सब्सटेंस बेसिकली जो है, ये सब्सटेंस मेटल है, तो इनके एमपीबीपी जो है वो हाई होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में जो पाए जाते हैं। बट इसमें जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स के लिए मैं अगर बात करूं तो इनका एमपी और बीपी का ऑर्डर, एमपी और बीपी दोनों का जो ऑर्डर है वो सिमिलर है, यानी कि लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है। ये आपको ऑर्डर याद रखना है, यानी कि ये डाउन टू द ग्रुप जाने पर ये जो है डिक्रीज कर रहे हैं। इवन अगर मैं इसमें बात करूं एमपीबीपी की, तो एमपी इसका ये सेम रहेगा, मतलब बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, और फिर हमारे पास बेरियम, फिर मैग्नीशियम। सॉरी मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी, रुको मैं फिर से लिखता हूं। यहाँ पर जो ऑर्डर में चलता है वो चलता है बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर बेरियम, और फिर मैग्नीशियम। और इसका जो बीपी बॉइलिंग पॉइंट जो पाया गया, इसमें सिमिलर पाए गए, बट इसमें जो बीपी बॉइलिंग पॉइंट पाएगा वो पाएगा बेरिलियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर मैग्नीशियम। अब आप समझोगे ये चैप्टर कहाँ दिक्कत करने वाला है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट जो चल रहे हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट सब आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि एमपीबीपी सबको पता होगा, एमपीबीपी बच्चे कर ले जाते, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। समस्या पता कहाँ आती? जहां पर भी ये एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं। एक्सेप्शनल केस क्या आया? यहाँ धीरे धीरे कौन घुस गया? कैल्शियम। आना चाहिए था किसको? मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम कहाँ आ गए? मैग्नीशियम भाई साहब जो है बिल्कुल एंड में चले गए। दोनों ही केस में मैग्नीशियम जो है बिल्कुल एंड में है। तो इस वजह से ये छोटी छोटी जगह पे आपको परेशानी आ सकती है। एक मैं छोटा सा नोट लिखूंगा, क्योंकि एमपीबीपी लिखे हैं, याद रखना कि अगर आप एमपीबीपी निकाल सकते हो, आई एम कंफ्यूज नहीं होना है बेटा,
कंफ्यूज नहीं होना है। क्या याद रखना है आपको कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो अलोंग ग्रुप जाने पर डिक्रीज करते हैं, बट जब एक्सपेरिमेंटली चेक किए गए इनके एमपीबीपी तो पता क्या पड़ा हमको, पता ये पड़ा कि मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट था एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट था वो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम सबसे कम आया। मैग्नीशियम तो सबसे एंड में जा रहे हैं, और जो बॉइलिंग पॉइंट के टाइम देखा गया तो बेरियम आगे आ गया, बेरियम आगे आ गया। मेल्टिंग पॉइंट के टाइम पे कैल्शियम आगे आया, बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे बेरियम का ज्यादा पाया गया। तो ये छोटे छोटे से ऑर्डर हैं जो आपको याद करना ही पड़ेंगे, और इसको याद करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग इसको ना एक, जितने एक्सेप्शनल केस मिल रहे हैं मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जब भी आप नोट्स बनाओ तो प्रॉपर नोट्स बनाना, बट नोट्स के अलावा आप एक पूरे एक्सेप्शनल की लिस्ट बना लेना, जहां जहां पे भी आपको छोट-छोट जो भी एक्सेप्शनल केस मिलेंगे, ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही है, लगभग 8-10 एक्सेप्शनल केस आपको मिलेंगे, 8 भी नहीं होंगे शायद, 5-6 ही मिलेंगे, तो जितने भी मिले वो देखते हैं भी आगे। तो जितने भी आपको एक्सेप्शनल केस मिलेंगे सारे की एक लिस्ट बना लेना, और लास्ट में लिख देना कि दीज आर द एक्सेप्शन, जिसको अलग से याद रखना है, क्योंकि कई जगह जैसे जब आप याद करोगे तो पता कैसे याद करोगे भाई, साइज जो है वो कैसे जाएगा, तो आप सीधे लिख दोगे कि डाउन टू द ग्रुप बढ़ता है, तो आप तो ये याद रखोगे, आप थोड़ी ना ये ऑर्डर रटोगे, आप क्या याद रखोगे, साइज डाउन टू द ग्रुप बढ़ता है। याद करने का मेथड तो ये रहेगा कि आप ये लिखोगे साइज जो है वो बढ़ेगा कब, ग्रुप में डाउन जाने पर, ग्रुप में डाउन जाने पर। तो ये ग्रुप में डाउन जाने पर साइज बढ़ रहा है, ग्रुप में डाउन जाने पर साइज बढ़ रहा है, आप ये पॉइंट याद रखोगे जो कि आप पीरियोडिक टेबल में याद कर चुके हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस चैप्टर को याद रखने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल के पॉइंट्स अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे नोट लिख लूं, फिर मैं एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दैट इज एमपी और बीपी, अगर एमपी बीपी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है तो इसकी हेल्प से ना आप पता कर सकते हो कि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ठीक है। तो एमपी बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, और आप ये भी कह सकते हो कि इट इज एमपीबीपी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमपीबीपी, एमपी एंड बीपी, सॉरी, एमपी एंड बीपी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये छोटे छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको लगाने को मिल सकते हैं। तो एमपीबीपी के बारे में अगर आपको ऑर्डर पता पड़ गया तो आप मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ पता कर सकते हो। इंफॉर्मेशन है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर पाए, दैट इज नंबर ऑफ हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पॉइंट क्या मतलब डिफर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो ज्यादा पार्टिसिपेट कर जाएंगे। अब किसी का एमपीबीपी जो है वो लो है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा होंगे ही नहीं जो इंटरेक्ट कर पाए, किसी का हाई है तो आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे किसी दूसरे के साथ इंटरेक्शन में। तो एमपीबीपी अगर किसी का हाई या लो है उसके बेसिस पे अगर इस तरह का क्वेश्चन बन जाए कि भैया एलिमेंट सारे सेम है और आपसे पूछ ले नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर क्या होगा, जैसे मैं दे दूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अब बच्चे के दिमाग में चलेगा आउटर मोस्ट शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो इंटरेक्ट करने की जब बात आती है तो आपको याद होगा कि कोई ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। लिथियम तो वैसे ही बेचारा अकेला है। तो जिसका जितना ज्यादा एमपीबीपी वो जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल के नंबर ऑफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करा पाएंगे, वो आपको लॉजिक लगाना है कि जिसका एमपीबीपी ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल के जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इंटरेक्ट करने में कैपेबल होंगे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो एमपीबीपी के एक ऑर्डर से आप ये आइडिया लगा पाओगे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट हो गया दोनों के लिए, चाहे वो एल्कली मेटल हो चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल हो। तो अब हम लोग समझ लेते हैं दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बच्चा बेसिकली क्या है, आप जानते हो कि किसी एटम को आप अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो इसमें ऑर्डर क्या चलेगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में इंक्रीजिंग जाएगा या डिक्रीजिंग जाएगा या कोई एक्सेप्शनल केस है। तो याद रखना इसमें कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, मतलब आप बच गए। यहाँ पर याद करने के लिए सीधे सीधे आपको क्या याद रखना है वो समझ लो भाई। जो हमारे पास सब्सटेंस है, एक सेकेंड,
ये बन गया हमारा चार्ट। देखो इसमें पॉइंट नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो हम लोग ये कहेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, आई आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी थी, ये आपको याद होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली था क्या, ये था हमारे पास बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना रिक्वायर्ड होगा कि किसी गैसियस एटम से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल पाओ। तो याद रखना कि लिथियम जो है वो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखता है, यानी कि अलोंग, ये हमें पता है आई जो है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, पहले ये लिख दे रहा हूं कि हमें ये पता है कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो इसका ऑर्डर हमें डायरेक्टली समझ में आ गया होगा क्या, कि साइज सीजियम का बड़ा है तो लिथियम की आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी। भाई जिसका जितना साइज बड़ा उसकी आयनेशन एनर्जी उतनी कम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये इसका ऑर्डर हो गया। वाइल इसमें बात करूं तो इसमें हमारे पास आई आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या चलेगा, आई का ऑर्डर क्या चलेगा इसमें भी हमारे पास ये हो जाएगा, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्टियम, फिर बेरियम। बाकी चीजें आप जानते हो, क्या जानते हो कि फर्स्ट आयनेशन एनर्जी और सेकेंड आयनेशन एनर्जी जो होती है वो कब बढ़ती है कब कम हो जाती है। भाई पहली आयनेशन एनर्जी तो बेसिकली कम होती है, ठीक है, मतलब उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, बट सेकेंड आयनेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि भैया याद रखना कि आयनेशन एनर्जी जो फर्स्ट होती है वो कम होती है सेकेंड आयनेशन एनर्जी से। ये बात का मीनिंग बताए क्या हुआ, मान लीजिए आपने एक एटम ले लिया, एक एटम आपने लिया और आपकी इच्छा इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो किसी दूसरे स्टेट में चला गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं आपसे बात करूं इसमें मैं पहले वाले केस में बात करूं कि भैया हमारे पास इसमें 1s2 या सोडियम को सिलेक्ट कर लेते हैं, वी हैव सोडियम, एटॉमिक नंबर इज 11, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। आपकी इच्छा हुई कि आयनेशन एनर्जी 1 दे दी आपने, आयनेशन एनर्जी जैसी आपने इसको 1 दी, ये किस स्टेट में चला गया, सोडियम प्लस में, यानी कि अभी एटॉमिक नंबर भले ही वो रहा बट इलेक्ट्रॉन तो एक जा चुका है, ये किस में चला गया 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या हो चुका है खाली। अब ये कैसा हो गया, इनर्ट नेचर का हो चुका है ये तो। भाई अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इनर्ट नेचर का आ गया, हीलियम का आपको, सॉरी नियोन का आपको याद होगा 1s2 2s2 2p6 होता है, यानी इसके केस में सेकेंड आयनेशन एनर्जी जो होगी वो बेसिकली क्या होगी, सेकेंड आयनेशन एनर्जी वो ज्यादा लग गई होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। अब इसी तरह से इसमें भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयनेशन एनर्जी जो 1 होगी, आयनेशन एनर्जी इसकी जो 1 होगी वो सेकेंड से कम ही होगी। भाई क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस पे जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक मैग्नीशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 12, आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 आपने ये कर दिया। हुआ क्या यहाँ पर, जैसे आपने इसको I1 दिया, ये कन्वर्ट किस में हुआ, यूर 12 मैग्नीशियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, आपने कहा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब 12 प्रोटॉन खींच रहे हैं 11 इलेक्ट्रॉन को, पहले कितने इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, पहले 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब केवल 12 को 11 लोगों पे वर्क करना है तो वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। तो यहां पर जो हमारे पास सेकेंड आयनेशन एनर्जी होती है, ये सेकेंड आयनेशन एनर्जी जब आप लगाओगे तो आपको ज्यादा देना पड़ेगी, ये तो पॉइंट हमारे क्लियर हो गया। अब कभी कभी हमसे ये पूछा जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जब आपने इसमें 1 दी और जब आपने आयनेशन एनर्जी इसमें 1 दी, किसमें ज्यादा लगेगी भैया, किसमें ज्यादा आयनेशन एनर्जी खर्च होगी, आयनेशन एनर्जी आपने दी बेटा फर्स्ट एलिमेंट में, एल्कली मेटल्स में, एल्कली मेटल में ज्यादा लगेगी या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल में ज्यादा लगेगी, एल्कली मेटल्स में, एल्कली मेटल्स, कितने लोग बोल रहे हैं एल्कली मेटल, सब अलग अलग आंसर दे लो, और जितना ऑप्शन ना हो तो वो भी ऑप्शन बना दो, दिखा दो अपना टैलेंट। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे हाथ उठा रहे हैं बिना आंसर के आंसर, चलो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन 2 ही ऑप्शन है, 50-50% के चांसेस है, बात उठाना। कितने वो बालक बालिका
हैं तो कह रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 जो होगी एल्कली मेटल की ज्यादा होगी। रेज योर हैंड, 2 पीपल, जल्दी। वेरी गुड, 2 बच्चे, शाबाश। 3 4 लोग, बहुत बढ़िया। 4 लोग, इतनी भीड़ में बस 4 लोग। 4 लोग ये बात कह रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 जो होगी वो पहले वाले की यानी एल्कली मेटल्स की ज्यादा होगी। शानदार। बट अब पहले वाले की क्यों ज्यादा होगी? क्यों ज्यादा होगी पहले वाले की? भैया वो तो एक इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ देगा तो सबसे पहले इनर्ट में चला जाएगा। सेकंड वाला तो इनर्ट में गया भी नहीं, उसको तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी ना, उसको तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी IE1 ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, मैं ये नोट में लिख रहा हूं, ये बात ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कंपैरिजन कराऊं, कंपैरिजन किसका कराऊं? IE1 फर्स्ट ए ग्रुप का और सेकेंड ए ग्रुप का, यानी एल्कली मेटल्स का और एल्कलाइन अर्थ मेटल का। देखो क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखो मैं एक नोट लिखता हूं यहां पर, बस यही आप लोग जो है गड़बड़ पे गड़बड़ करते जा रहे हो। देखो नोट, अरे ये पेन को क्या हो गया, एक सेकेंड। देखो तो लास्ट पेज एक बार दिखा नोट दीजिए। ये है, ये लो बेटा। यस सर। देखो नोट बच्चे ये है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 है IE1, IE1 किसकी? एल्कली मेटल की, एल्कली मेटल की, वो हमारे पास कंपैरेटिवली कम होती है IE1 ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये आपको याद रखना है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। और IE2 की जब बारी आएगी, अब आप समझो, जब IE2 की बारी आएगी, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी 1 दी, किसमें चला गया? इनर्ट में। ये क्या अभी इनर्ट में गया क्या? नहीं गया, नो ये सर। अभी इनर्ट में। तो ये तो इनर्ट नेचर का हो चुका। तो IE2 की अगर मैं बात करूं, IE2 ऑफ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल जो होगी वो कंपैरेटिवली किससे ज्यादा होगी? IE2 ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये छोटा सा एक नोट है और बड़े काम का चीज है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो हमारे पास IE2 जो होती है वो लेस हो जाती है किससे? IE2 ऑफ एल्कली मेटल्स। मतलब पहले अपन ने अकेले अकेले इनको चेक किया और फिर अपन ने इन दोनों को कंबाइन करके चेक कर लिया कि भैया किसका ज्यादा होगा। अब बात की जाएगी यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में याद रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो, मैं डायरेक्टली एक पॉइंट लिख दे रहा हूं यहां पर, ये रहा वो पॉइंट। देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर हमारे पास 9। पॉइंट नंबर 9 ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनका जो होता है वो होता है +1। ऑक्सीडेशन स्टेट इनका होता है +1 और इनका जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इनका चलता है +2। इन जनरल लिखा है मैंने, इन जनरल इनका ऑक्सीडेशन +1, इनका +2 होता है। अगर कोई एक्सेप्शनल केस होगा तो रिडॉक्स के अंदर अपन स्टडी उसको कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में और मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। पॉजिटिविटी जिसको अपन मेटेलिक कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हमको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके खुद को पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी जो होती है उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। मैं इस पॉइंट को लिखने से पहले, मतलब या फिर मैं पहले लिख दे रहा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है ज्यादा होगी उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। आयनाइजेशन एनर्जी जो बेसिकली क्या है हमारे पास, आयनाइजेशन एनर्जी तो एल्कली मेटल्स जो है, एल्कली मेटल्स के लिए मैं ये लिखूंगा कि दे शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो लिथियम से सीजियम तक बढ़ेगा। भाई इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, लिथियम की या सीजियम की? अब बोलोगे सीजियम की। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो पड़ा होगा इजीली बाहर निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन का इजीली लॉस हो सकता है, भाई न्यूक्लियस से तो वो दूर है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर
इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, इससे पहले कि क्लास खत्म हो जाइए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और जिसको मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में कहा जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर। तो बेसिकली ये मेटेलिक कैरेक्टर इज, इनका जो ऑर्डर होता है वो लिथियम का हमारे पास जो है वो डिक्रीज कम होता है, उससे ज्यादा सोडियम मतलब